पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हुओ युहाओ पानी से निकलते वक्त बेहोश हो गया था और उसकी बॉडी को स्नो एम्प्रेस कंट्रोल कर रही थी। अब आगे देखेंगे। नॉर्मल वर्जन नान क्यू क्यू को इसलिए दी गई थी क्योंकि हुओ युहाओ नान क्यू क्यू की मां की मदद के बिना इतने डिवाइन आइस क्रिस्टल्स कभी हासिल नहीं कर पाता। हुओ युहाओ का जो आर्मर था वह डिवाइन आइस क्रिस्टल्स से बना था, जिनमें आइस स्पिरिट्स मौजूद थीं। यानी ये पूरा आर्मर अपनी खुद की लाइफ एनर्जी रखता था। आर्मर के अंदर जितने भी फॉर्मेशन अरेज बने हुए थे वे सब डिवाइन आइस क्रिस्टल्स पर ही कार्व किए गए थे। इन्हें पूरा हुओ युहाओ ने खुद बनाया था, अपने गोस्ट कार्विंग ब्लेड और साई ऑफ द फ्रोजन गॉडेस मॉर्निंग डव डैगर की मदद से। इन दोनों के बिना वह डिवाइन आइस क्रिस्टल्स को छू भी नहीं सकता था, काटना तो दूर की बात थी। हो युहाओ यह आर्मर हर समय नहीं पहन सकता था। उसकी कल्टीवेशन अभी भी थोड़ी कम थी और वह आर्मर की बेहद शक्तिशाली ताकत को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता था। स्वान जीवेन ने कहा था कि यह उसकी जिंदगी के सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट्स में से एक है। इस आर्मर के सारे डायग्राम्स और पेपर्स स्वान जीवेन और हुओ युहाओ ने मिलकर तैयार किए थे, लेकिन पूरा काम कार्विंग, असेंबलिंग, अरेज सब कुछ हुओ युहाओ ने ही किया था। श्वनजीवन ने सिर्फ सुपरवाइज किया था। श्वनजीवन का कहना था कि यह आर्मर कोई भी और इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिना अल्टीमेट आइस मार्शल सोल के इसे कंट्रोल करना बिल्कुल असंभव है। और जब उसने आइसी वॉर गॉड्स आर्मर डिजाइन किया था, उसने हुओ युहाओ की सारी पर्सनल विशेषताओं को ध्यान में रखा था। साथ ही उसने एक ऐसा स्पिरिचुअल कंट्रोल सिस्टम बनाया था जिसे सन मून एम्पायर के इलस्ट्रियस वर्च्यू हॉल ने कई बार कोशिश करके भी सफलतापूर्वक नहीं बनाया था। यह स्पिरिचुअल कंट्रोल सिस्टम तभी काम करता है जब यूजर की स्पिरिचुअल एबिलिटी बहुत मजबूत हो और वह भारी स्पिरिचुअल प्रेशर सह सके। यह शर्तें किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग असंभव थीं। कोई आम कल्टीवेटर अगर इस सिस्टम से अपनी स्पिरिचुअल पावर कनेक्ट करने की कोशिश करे तो उसकी स्पिरिचुअल सीप फटकर उसकी तत्काल मौत हो जाएगी या वह हमेशा के लिए पागल हो जाएगा। आर्मर को इन सभी खतरों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। फिर भी स्वानजीवेन को यकीन नहीं था कि हुओ युहाओ आर्मर की पूरी क्षमता को संभाल पाएगा, लेकिन कम से कम इतना जरूर था कि यह आर्मर एक टॉप टियर क्लास 9 सोल टूल जितना शक्तिशाली प्रदर्शन करेगा। इस आर्मर के साथ हुओ युहाओ सन मून एम्पायर के किसी भी क्लास 9 सोल इंजीनियर का मुकाबला कर सकता था। आर्मर की सबसे रहस्यमयी चीज उसका मुख्य मटेरियल था। डिवाइन आइस क्रिस्टल्स और आइस स्पिरिट से बना आर्मर लाखों साल में भी दूसरा नहीं मिलेगा। हुओ युहाओ अब तक इसे पहनते हुए हिचकता रहा था। एक, उसे अपनी खुद की क्षमता पर भरोसा था और दूसरा, उसे डर था कि आर्मर की विशाल शक्ति को कंट्रोल करते हुए वह कहीं गलती से किसी सोल बीस्ट को मार न दे। अगर ऐसा होता तो मरफोक के साथ उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसके बाद टैंग वूटोंग और वह अचानक समुद्र की गहराइयों में खींच लिए गए। उसे आर्मर पहनने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब स्नो एम्प्रेस के कंट्रोल में वह पहली बार टैंक सेक्ट के बाहर इस टॉप टियर क्लास 9 सोल टूल को पहनने वाला था। स्नो एम्प्रेस ने टैंग वूटोंग को इशारा किया। फिर उसने आर्मर के फ्लाइंग सोल टूल को एक्टिवेट किया और दोनों बड़ी तेजी से वापस उसी दिशा में उड़ चले। आइसी वॉर गॉड्स आर्मर एक ह्यूमन शेप्ड सोल टूल था। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि यह यूजर के शरीर की बनावट के अनुसार बिल्कुल फिट होता था। इस आर्मर की पूरी डिजाइन क्लोज कॉम्बैट को ध्यान में रखकर की गई थी। डिवाइन आइस क्रिस्टल की शक्तिशाली शक्ति और हुओ युहाओ के अल्टीमेट आइस मार्शल सोल की क्षमता को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की डिजाइन जरूरी थी। यहां क्लोज कॉम्बैट का मतलब क्लोज कॉम्बैट है। सिर्फ फिजिकल हाथापाई नहीं था, बल्कि कम दूरी की लड़ाई से था। कुछ मिनट उड़ने के बाद नीचे का समुद्र उग्र होने लगा। लहरें और तेज और ऊंची उठने लगीं। हवा और पानी की टक्कर से समुद्र और भयानक लग रहा था। स्नो एम्प्रेस ने यह पहले ही महसूस कर लिया था, इसलिए वह टैंग वुटोंग को और ऊपर ले गई। मरफोक का वह शक्तिशाली मार्शल सोल कॉम्बिनेशन स्किल, जो समुद्र और आसमान की दिशा को बदल सकता था, सिर्फ एक निश्चित सीमा तक ही काम करता था। उस सीमा से बाहर उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती थी। जैसे जैसे समुद्र नीचे और उग्र होता गया, स्नो एम्प्रेस टैंग वूटोंग को ले जाकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा चुकी थी। इस ऊंचाई तक कोई भी सामान्य मरफोक कभी नहीं आ सकता। यहां उनकी मार्शल सोल टेक्निक पूरी तरह बेअसर थी। प्रिंसेस ऑफ द सी क्रोध में समुद्र की सतह से ऊपर उठी।
वह एक विशाल लहर पर खड़ी थी। पीछे उसकी विशाल फिश टेल हिल रही थी। उसकी बेटी उसके साथ थी और दोनों समुद्र के सहारे आसमान की तरफ बढ़ रही थीं। वे उड़ नहीं सकती थीं और जैसे ही वे पानी से बाहर आतीं, उनकी शक्ति काफी कम हो जाती। इसलिए उन्हें पानी का सहारा लेकर ऊपर उठना पड़ रहा था। आइस सी एक बेहद विशाल क्षेत्र था। प्रिंसेस ऑफ द सी जितनी शक्ति लगाती, उतना ही ज्यादा वाटर वेपर हवा में फैल जाता। हवा भारी और चिपचिपी होने लगी, जिससे स्नो एम्प्रेस और टैंग वुटोंग का स्पीड एडवांटेज खत्म हो गया। उन्हें अपनी गति कम करनी पड़ी। टंग वुतोंग को अब समझ में आया कि उसने और हुओ युहाओ ने मरफोल्क शक्ति को बहुत कम आंका था। वे उड़ नहीं सकते थे, लेकिन उड़ने वालों को रोकने के उनके पास कई तरीके थे। उसी समय समुद्र की सतह से ग्रे लाइट की धारियां निकलकर ऊपर उठीं और स्नो एम्प्रेस और तांग वुतोंग की ओर बढ़ीं। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग ने इन सोल बीस्ट्स को पहले देखा था, पर वे जानते नहीं थे कि ये क्या है। स्नो एम्प्रेस उन्हें पहचानती थी। ये डिमोनिक ब्लेड्स थीं। यह एक बेहद खास प्रकार की मछली थी। इनके शरीर अत्यंत तेज और बेहद मजबूत होते थे। भले ही उनमें कोई एलिमेंटल गुण नहीं था, लेकिन उनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी बहुत डरावनी थी। हर हमले के बाद वे समुद्र में नीचे जाकर दोबारा गति पकड़तीं और फिर ऊपर निकलकर हमला करतीं। असल में वे इतनी ऊंचाई पर हमला नहीं कर सकती थीं। वे ऐसा इसलिए कर पा रही थीं क्योंकि प्रिंसेस ऑफ द सी ने समुद्र का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया था। स्नो एम्प्रेस ने ठंडी सांस छोड़ी और हवा में हाथ चलाया। हवा में मौजूद वाटर एलिमेंट आइस टाइप यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस। अचानक आसमान में बड़े बड़े स्नोफ्लेक्स बनने लगे। बर्फीली हवा तेजी से घूमने लगी। जो डिमोनिक ब्लेड्स ऊपर निकलकर आ रही थीं, वे तुरंत उसी बर्फीली हवा से दूर उछाली गईं। वे स्नो एम्प्रेस और टैंग वुतोंग के पास आ भी नहीं सकीं। प्रिंसेस ऑफ द सी यह देखकर दंग रह गई। स्नो एम्प्रेस और वह एक्सट्रीम नॉर्थ की लीडर्स थीं। जहां प्रिंसेस समुद्र की रूलर थी, स्नो एम्प्रेस एक्सट्रीम नॉर्थ आइस फील्ड की रूलर थी। इसलिए उसने स्नो एम्प्रेस को उनके 3 अल्टीमेट टेक्निक्स का उपयोग करते हुए देखा था। आइस सी भले ही प्रिंसेस ऑफ द सी का होम ग्राउंड था, लेकिन स्नो एम्प्रेस भी यहां के ठंडे वातावरण की वजह से होम ग्राउंड एडवांटेज साझा कर सकती थी। प्रिंसेस के चेहरे पर हैरानी और शक मिलकर आ गए। एम्प्रेस चिल। कोई इंसान स्नो एम्प्रेस का स्किल कैसे इस्तेमाल कर सकता है? कहीं वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि स्नो एम्प्रेस जैसे स्तर का सोल बीस्ट किसी इंसान की सोल रिंग बन सकती है। समुद्र से आने वाले हमले शांत होने लगे। स्नो एम्प्रेस और टैंग वुटोंग अपनी जगह पर रुक गईं। आइस सी में प्रिंसेस ऑफ द सी के नेतृत्व में एक्वाटिक सोल बीस्ट्स की इतनी बड़ी घेराबंदी को तोड़ना लगभग असंभव था। स्नो एम्प्रेस ने पुकारा, प्रिंसेस ऑफ द सी। उसकी साफ गूंजती आवाज आसमान में फैल गई। वह धीरे धीरे नीचे उतरी और प्रिंसेस को देखते हुए रुक गई। प्रिंसेस ने हैरानी से हुओ युहाओ को देखा, जो चमकते आर्मर में ढका था। अचानक एक चमक उठी। स्नो एम्प्रेस हुओ युहाओ के शरीर से बाहर निकली और उसके पास खड़ी हो गई। उसी समय हुओ युहाओ की आंखें जेड ग्रीन हो गईं। आइस एम्प्रेस उसका शरीर कंट्रोल कर रही थी। स्नो एम्प्रेस? प्रिंसेस ने जैसे खुद को यकीन दिलाया और स्तब्ध रह गई। स्नो एम्प्रेस बोली, बहुत समय हो गया। कैसी हो? उसने धीरे से सिर हिलाया। एक्सट्रीम नॉर्थ में भले ही आइस सी प्रिंसेस के शासन में था, लेकिन सबसे ताकतवर हमेशा स्नो एम्प्रेस ही थी। एक्सट्रीम नॉर्थ के सभी सोल बीस्ट्स में उसका दर्जा सबसे ऊपर था। प्रिंसेस ने भौहें सिकोड़ लीं। स्नो एम्प्रेस, तुम यहां क्यों हो? तुम्हें पता है ये इंसान कौन है? कहीं तुम उसी के साथ तो नहीं आई? स्नो एम्प्रेस बोली, हाँ, मैं उसी के साथ आई हूं। हम तुमसे कुछ जरूरी बात करने आए थे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि शांत रहने वाली प्रिंसेस हमें देखते ही हमला कर देगी। प्रिंसेस के चेहरे पर गुस्सा और पीड़ा दोनों झलक गए। स्नो एम्प्रेस, क्या तुम उसके लिए कुछ अच्छा कहना चाहती हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि पिछले कुछ सालों में इंसानों ने हम एक्वाटिक सोल बीस्ट्स को कितना नुकसान पहुंचाया है? स्नो एम्प्रेस चकित रह गई। इंसान तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते थे जब तुम आईसीसी के बीच में रहती हो? मुझे सच में इसका पता नहीं था। प्रिंसेस ने दांत भींचे। इंसान हमें पिछले कुछ सालों से चोट पहुंचा रहे हैं। 2 साल पहले कुछ इंसान मुझे ढूंढते हुए आइस सी में आए। वे बेहद शक्तिशाली थे और हम अपनी कम इंसानी जानकारी की वजह से बहुत भोले थे। जब तक वे हमला नहीं करते थे, हम भी उन पर हमला नहीं करते थे। जब वे मुझ तक पहुंचे, उन्होंने मुझसे सहयोग करने की बात की।
मुझे समझ नहीं आया कि इंसान और एक्वाटिक सोल बीस्ट्स किस बात पर सहयोग कर सकते हैं। जिज्ञासा से मैंने उनसे और सवाल किए। उन्होंने बताया कि वे एक बिल्कुल नया कल्टीवेशन मेथड बना रहे हैं। ऐसा मेथड जिसके जरिए इंसान बिना सोल बीस्ट्स को मारे सोल रिंग्स जैसी शक्तियां हासिल कर सकते हैं। उनका दावा था कि इससे इंसानों और सोल बीस्ट्स के बीच का प्राचीन संघर्ष खत्म हो सकता है। प्रिंसेस की बात सुनकर टांग वूटोंग और स्नो एम्प्रेस दोनों स्तब्ध रह गईं। प्रिंसेस ने आगे कहा, इंसान सोल मास्टर्स सोल रिंग्स पाने के लिए सोल बीस्ट्स को मारते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक्वाटिक सोल बीस्ट उनसे कम मिलते जुलते हैं, वे हमें बहुत कम मारते हैं। इसलिए हमारे मन में उनके लिए ज्यादा नफरत नहीं थी। इसीलिए हमने उनकी बातों को आराम से सुना। उन्होंने हमें स्पिरिट्स नाम की एक शक्ति के बारे में बताया। डाइंग सोल बीस्ट्स स्पिरिट्स बनकर अपनी जिंदगी बढ़ा सकती हैं। जितना शक्तिशाली सोल बीस्ट, उतना वह इंसानी सोल मास्टर को मजबूत करता है और उसकी उम्र भी बढ़ाता है। बदले में सोल बीस्ट की उम्र भी बढ़ती है। जब तक वह जीवित रहे, आगे कुछ भी संभव हो सकता है। एक्वाटिक सोल बीस्ट्स की उम्र बहुत सीमित होती है। अगर हम अपनी जीवन सीमा को पार नहीं कर पाते, तो बूढ़े होकर मर जाते हैं। हमारी उम्र कुछ दशकों तक भी बढ़ जाए, तो वह हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। इसके अलावा इंसानों की दुनिया को देखने का लालच भी उतना ही बड़ा था। इसीलिए हम उनकी बातों में दिलचस्पी लेने लगे। बाद में उन इंसानों ने हमें एक स्पिरिट दिखाया। शरीर खत्म हो जाए लेकिन आत्मा बची रहे। ये बात वाकई बहुत रहस्यमय थी। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। काफी सोच विचार के बाद मैंने उनके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। उन इंसानों ने बताया कि बहुत से इंसान स्पिरिट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सोल बीस्ट को कुछ विशेष सेरेमोनीज से गुजरना पड़ता है, जो जमीन पर ही संभव थीं। वे फॉर्मेशंस समुद्र में नहीं लग सकती थीं। मैं उस समय बहुत भोली थी और उनकी बातों पर बिना शक किए भरोसा कर लिया। मैंने मौत के करीब पहुंच रहे कुछ मरफोक को इकट्ठा किया और उन्हें तट पर भेज दिया। मैंने 1000 से ज्यादा मरफोक भेजे, बिना यह जाने कि वो आखिरी बार होगा जब मैं उन्हें देखूंगी। 1 महीना बीतने के बाद मैंने कुछ मरफोक को उन इंसानों के पास हालचाल जानने भेजा, ताकि पता चले कि स्पिरिट सेरेमोनीज सफल हुई या नहीं। इंसानों ने बताया कि मेरे भेजे गए सभी मरफोक सफलतापूर्वक स्पिरिट बन गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि एक्वाटिक बीस्ट्स साधारण सोल बीस्ट्स से ज्यादा आसानी से स्पिरिट बन सकते हैं। ताकतवर एक्वाटिक सोल बीस्ट्स तो अपनी सोल का एक छोटा हिस्सा इंसान को स्पिरिट के रूप में दे सकते हैं, जबकि उनकी बाकी सोल उनके शरीर में बनी रहती है। जब शरीर मर जाता है, तब इंसान के अंदर मौजूद सोल का हिस्सा स्पिरिट के रूप में एग्जिस्टेंस जारी रखता है, मानो एक और जिंदगी मिल गई हो। इससे इंसान भी बेहद लंबा जी सकता था, कभी कभी एक्वाटिक सोल बीस्ट्स जितना। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि अगर हम अपनी जाति के कुछ ताकतवर एक्वाटिक सोल बीस्ट्स उन्हें प्रयोग के लिए दें, तो ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। प्रिंसेस की बातें सुनकर टैंग वूटोंग कांप उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हुओ युहाओ द्वारा बनाई गई स्पिरिट्स प्रणाली को कोई अपनी बुरी नीयत से इस्तेमाल करेगा, और उसकी वजह से पूरी मरफोल्क जाति मुसीबत में पड़ जाएगी। प्रिंसेस ने आगे कहा भी नहीं था, लेकिन टैंग वुतोंग समझ चुकी थी कि ये इंसान कौन थे। प्रिंसेस की आंखें नफरत से भर उठीं। वह बोली, मैं कितनी मूर्ख थी। मैं उनकी योजना को समझ नहीं पाई और उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। इतना ही नहीं, मैंने अपनी बेटी को आदेश दिया कि वह मेरी जाति के लोगों को तट तक ले जाए और उनके प्रयोगों में मदद करे। इन इंसानों को यह नहीं पता था कि मरफोल्क राज परिवार एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से महसूस कर सकता है। हम दूर से भी स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद मेरी छोटी बेटी ने मुझे संदेश भेजा कि हमें धोखा दिया गया है। इंसानों ने स्पिरिट्स को ट्रांसफर करने की अपनी क्षमता के बारे में झूठ बोला था। हमने जो पहली खेप भेजी थी, उन्हें छल से उनकी सोल निकलवाकर अवेंजिंग स्पिरिट्स में बदल दिया गया। और इस बार उनकी योजना हमारी जाति के और भी ज्यादा ताकतवर सदस्यों को सोल बीस्ट पपेट्स बनाने की थी। वे बहुत ही निर्दयी और क्रूर थे। मैं सदमे में थी, लेकिन मैंने तुरंत अपनी जाति को इकट्ठा किया और अपनी बेटी को बचाने चली गई। लेकिन वे इंसान तैयार बैठे थे। न सिर्फ हमारा बचाव असफल हुआ, बल्कि हमने अनगिनत मरफोक खो दिए। पानी से बाहर आते ही हमारी शक्ति बहुत कम हो जाती है। आखिरकार मैं अपनी बेटी को बचा लाई, लेकिन तब तक उसे इतनी यातना दी जा चुकी थी कि वह मरने की कगार पर थी। यह बताते बताते प्रिंसेस और वह सिल्वर क्राउन वाली मरमेड की आंखों में आंसू भर आए। प्रिंसेस बोली, स्नो एम्प्रेस, बताओ
मैं उन इंसानों से नफरत कैसे न करूं? उसके बाद मैंने अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा किया और हमने उन इंसानों पर कई हमले किए, लेकिन हर बार वे अपने अजीब हथियारों से हमारे हमलों को रोक देते थे। अब मैंने आदेश दिया है कि आइस सी में आने वाला हर इंसान मारा जाएगा। यह कहते हुए प्रिंसेस के शब्दों में घातक गुस्सा साफ झलक रहा था। स्नो एम्प्रेस तुरंत गंभीर हो गई। अब उसे समझ आया कि प्रिंसेस ऑफ द सी, जो पहले कोमल और दयालु थी, इतनी कठोर क्यों बन गई। उसने अपनी जाति को मरते हुए देखा था, अपनी बेटी को यातना सहते देखा था। इससे बड़ा दुहक क्या हो सकता है। उसकी इंसानों से नफरत पूरी तरह समझ में आती थी। तेंग वुतोंग चौंक कर बोली, योर हाइनेस, आपको धोखा दिया गया है। वे लोग स्पिरिट्स के निर्माता नहीं हैं। युहाओ ही स्पिरिट्स का असली निर्माता है। उसने हुओ युहाओ की ओर इशारा किया। प्रिंसेस ठंडी हंसी हंसी। तो क्या अब तुम मुझसे पूछोगी कि क्या मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इंसानों और उनके मूर्ख स्पिरिट्स प्रोजेक्ट पर भरोसा करूंगी? मैं कभी भी नहीं मानूंगी, चाहे स्नो एम्प्रेस ही क्यों ना कहे। स्नो एम्प्रेस ने गहरी सांस ली और बोली, प्रिंसेस ऑफ द सी, यह सब गलत फहमी है। जिन इंसानों ने तुम्हें धोखा दिया वे ह्यूमन सोल मास्टर्स नहीं, इविल सोल मास्टर्स हैं। सन मून एम्पायर में होली गोस्ट चर्च नाम का संगठन है, जिसमें सिर्फ इविल सोल मास्टर्स होते हैं। वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भयानक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जिन्होंने तुम्हारी जाति को अवेंजिंग स्पिरिट्स में बदला, वे दोनों इंसान अभी अभी इन्हीं दो लोगों द्वारा मारे गए हैं। और मैं गवाही देती हूं कि यू हाओ ही स्पिरिट्स का वास्तविक शोध करता है। प्रिंसेस ऑफ द सी को भरोसा नहीं हुआ। उसने पूछा, तुम ये कैसे साबित कर सकती हो? स्नो एम्प्रेस बोली, क्योंकि पूरे महाद्वीप की पहली सोल बीस्ट जो सफलतापूर्वक स्पिरिट बनी, वह मैं हूं। मैं हुओ युहाओ की स्पिरिट हूं। क्या? प्रिंसेस और उसकी बेटी हैरान रह गईं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि स्नो एम्प्रेस जैसी शक्तिशाली सोल बीस्ट किसी इंसान की स्पिरिट कैसे बन सकती है, और वह हुओ युहाओ के लिए क्यों बोल रही है। योयू। स्नो एम्प्रेस ने प्रिंसेस को देखा और एक और सांस ली। फिर उसने बताया कि कैसे वह अपनी नई अवस्था बनाने और फीटस बनने की प्रक्रिया से गुजर रही थी। तभी ह्यूमन सोल मास्टर्स ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने बताया कि कैसे उसकी मुलाकात हुओ युहाओ से हुई और वह उसकी स्पिरिट बनी। लेकिन जितना वह समझा रही थी, प्रिंसेस और उसकी बेटी उतना ही कम मान रही थीं। उनकी आंखें ठंडी पड़ती जा रही थीं। स्नो एम्प्रेस बोली, युहाओ की स्पिरिट्स प्रणाली इंसानों और सोल बीस्ट्स के बीच होने वाली हत्याओं को बहुत कम कर सकती है। यह संघर्ष और नफरत को भी घटाती है। बस। प्रिंसेस ऑफ द सी ने उसे बीच में ही रोक दिया। और मत बोलो। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें मुझे फिर से बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम स्नो एम्प्रेस हो ही नहीं सकती। उसके जैसी शक्ति वाली सोल बीस्ट इंसानों की स्पिरिट कैसे बन सकती है? तुम इंसानों ने उसकी शक्ति और शक्ल की नकल कर ली है, और तुम सब आज मरोगे। मेरी बेटी मरने वाली है, और तुम सब उसकी आखिरी यात्रा में उसके साथ जाओगे। इतना कहकर प्रिंसेस ने जोरदार युद्ध घोष किया और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। पानी उफान मारकर अनगिनत लहरों में बदल गया और स्नो एम्प्रेस, हुओ युहाओ और तांग वूतोंग की ओर लपका। स्नो एम्प्रेस ने उन लहरों को ठंडी आंखों से देखा। उसे पता था कि अब बातचीत से कुछ नहीं होने वाला। उसने सांस ली और हुओ युहाओ के शरीर में लौट गई और आइस एम्प्रेस से शरीर का नियंत्रण वापस ले लिया। गहरा नीला प्रकाश हुओ युहाओ के शरीर से फैल गया। यह स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस नहीं, शुद्ध अल्टीमेट आइस सोल पावर था। अचानक विशाल लहरें हुओ युहाओ और तांग वुतोंग से कुछ दूरी पर ही जम गईं। वे हवा में ही मोटे बर्फ के ब्लॉकों में बदल गईं और समुद्र में गिर गईं, भारी धमाके के साथ। यह सब आइसी वॉर गॉड्स आर्मर की शक्ति से हुआ था। डिवाइन आइस क्रिस्टल्स और अंदर मौजूद आइस स्पिरिट्स की वजह से आर्मर हवा से आइस टाइप एनर्जी खींचकर खुद को रिचार्ज कर सकता था, और यह हुओ युहाओ की अल्टीमेट आइस सोल पावर को 3 गुना तक बढ़ा देता था। अपनी रिजेनरेशन और एम्प्लीफिकेशन क्षमता की वजह से इसे जनरेशन का आर्मर कहना गलत नहीं होगा, और इसकी हमला और रक्षा क्षमता भी बेहद शक्तिशाली थी। जैसे ही बर्फीले ब्लॉक समुद्र में गिरे, स्नो एम्प्रेस ने हुओ युहाओ की मुट्ठी बंद कराई। एक और बड़ा धमाका हुआ। गिरे हुए बर्फीले ब्लॉक फट गए और शॉकवेव्स चारों ओर फैल गईं। आसपास की सभी बर्फीली संरचनाएं चकनाचूर हो गईं और उनके टूटने से आसपास की बर्फ भी टूटने लगी, मानो एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई हो। आइस एक्सप्लोजन। और इस बार आइस एक्सप्लोजन हुओ युहाओ ने नहीं, आइस एम्प्रेस ने किया था। आइस एक्सप्लोजन आइस जेड स्कॉर्पियंस की अत्यंत शक्तिशाली क्षमता है। जब आइस एम्प्रेस
हुओ यूहाओ की दूसरी मार्शल सोल बनी थी, तब वह यह स्किल उसे नहीं दे पाई थी। लेकिन इसे नियंत्रित करने में वह स्नो एम्प्रेस से कहीं ज्यादा कुशल थी। इसलिए उसने सिर्फ गिरे हुए बर्फीले ब्लॉकों को ही नहीं, बल्कि कुछ हजार मीटर के दायरे में मौजूद आइसबर्ग्स को भी उड़ा दिया। उस भयानक विस्फोट ने पूरे आइस सी को हिला दिया। हुओ यूहाओ के 5 सबसे शक्तिशाली स्पिरिट्स में आइस एम्प्रेस का गुस्सा सबसे तेज था। स्नो एम्प्रेस द्वारा समझाने की कोशिश के बाद भी प्रिंसेस का जिद्दी और घमंडी व्यवहार देखकर वह भड़क गई थी। ऊपर से प्रिंसेस की हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग को मारने की धमकी, ये वह सहन नहीं कर सकी। इसलिए उसने आइसबर्ग्स को उड़ा दिया, ताकि पूरा समुद्र खतरे में पड़ जाए और प्रिंसेस मजबूर होकर विस्फोट को रोकने पर ध्यान दे। प्रिंसेस और उसकी बेटी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन समुद्र में रहने वाले अनगिनत एक्वाटिक सोल बीस्ट्स खतरे में पड़ जाते। प्रिंसेस ऑफ द सी को पूरी ताकत लगाकर सी वाटर को नियंत्रित करना पड़ा, ताकि आइस एक्सप्लोजन से उठी भयानक ऊर्जा समुद्र के नीचे न पहुंच सके। उसे अपने अंडर वाटर संसार को बचाने के लिए हर हाल में विस्फोट रोकना था। स्नो एम्प्रेस ने एक पल सोचा, फिर टंग वुटोंग को संकेत दिया। दोनों फौरन उड़कर दूर चली गईं। आइस एक्सप्लोजन्स ने प्रिंसेस ऑफ द सी का ध्यान भटका दिया था, इसलिए वह थोड़ी देर तक उनका पीछा नहीं कर पाएगी। स्नो एम्प्रेस को लगा था कि अब प्रिंसेस ऑफ द सी शायद उनका पीछा नहीं करेगी, लेकिन स्नो एम्प्रेस ने प्रिंसेस की इंसानों के प्रति नफरत को कम करके आंका था। वे लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि फिर से एक विशाल लहर उठी और तेजी से उनके पीछे आ गई। इस बार स्नो एम्प्रेस भागने के मूड में नहीं थी। हुओ यूहाओ की डार्क ब्लू आंखें चमकीं और उसके कंधे से स्टार अनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास बाहर आया। आइस एम्प्रेस, लिटिल बाय और स्काई ड्रीम आइसवर्म भी हुओ यूहाओ के शरीर से निकलकर उसके पीछे हवा में तैरने लगे। टैंग वुटोंग चुपचाप वहीं खड़ी थी, लेकिन वह स्नो एम्प्रेस के अंदर उबलते गुस्से को साफ महसूस कर रही थी। एक्सट्रीम नॉर्थ में स्नो एम्प्रेस की हैसियत प्रिंसेस ऑफ द सी के बराबर होती थी। असल में स्नो एम्प्रेस उससे ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन प्रिंसेस ऑफ द सी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने स्नो एम्प्रेस को जरा भी सम्मान नहीं दिया। स्नो एम्प्रेस जैसी गर्वीली और अहंकारी हस्ती इसे कैसे सह सकती थी? सिंस यू रियली वांट टू फाइट, ब्रिंग इट ऑन। स्नो एम्प्रेस ने प्रिंसेस और उसकी बेटी को ठंडे मन से घूरा, जो एक ऊंचे वेव क्रेस्ट पर खड़ी थीं। स्नो एम्प्रेस ने ठंडे स्वर में कहा कि प्रिंसेस ऑफ द सी, क्या तुम आज मेरे साथ मरने मारने पर उतर आई हो? प्रिंसेस ऑफ द सी ने भी उसी ठंडेपन से जवाब दिया कि स्नो एम्प्रेस, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम असली हो या नकली, स्पिरिट हो या कुछ और। बस ये जान लो कि मेरी बेटी, जिसकी रगों में मरफोक के रॉयल ब्लड की सुनहरी शक्ति बहती है, मेरी उत्तराधिकारी है। अगर वह मरने वाली है तो पूरी मरफोक जाति खत्म हो सकती है। ऐसे में मुझे किस बात की परवाह होनी चाहिए? ये घटिया इंसान सब मरने चाहिए। इतना कहकर उसने अपने हाथ उठाए और पूरे समुद्र को पानी के तीरों में बदल दिया। ये तीर हवा में उठकर स्पिरिट्स, हो यूहाओ और तांग वुतोंग की तरफ जाने लगे। स्नो एम्प्रेस ने ठंडे स्वर में कहा कि अच्छा, सच में, देखते हैं आज कौन मरता है। आइसी वॉर गॉड्स आर्मर से गहरा नीला प्रकाश निकला और उठते हुए पानी के तीर हवा में ही जमकर बर्फ बन गए और वापस समुद्र में गिरने लगे। आइस एम्प्रेस ने पास खड़े होकर अपने हाथ नीचे दबाए और कई आइस एरोज की दिशा बदल दी, जो नीचे की ओर तेजी से बढ़ गए। स्टार अनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास ने अपनी स्किल स्टार अनीस आइसी कोएगुलेशन छोड़ी और हवा से बर्फीली ऊर्जा को जोरों से खींचने लगा। आइस सी का यह इलाका सिर्फ प्रिंसेस का होम ग्राउंड नहीं था। आइस टाइप स्पिरिट्स को भी यहां पूरा फायदा मिलता था। अर्बाई ने अपने शरीर से चकाचौंध सफेद रोशनी छोड़ी। उसके आसपास की हवा हिंसक और अनियंत्रित होने लगी। यह आइस बेयर किंग की ब्लिजर्ड थी। अब आइस सी के ऊपर बादल, हवा और विशाल लहरें एक साथ उभर रही थीं। एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। स्काई ड्रीम आइसवर्म बदलकर एक गोल्डन लाइट बना और टैंग वुटोंग के सामने आ गया। टैंग वुटोंग ने हाथ बढ़ाकर लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड पकड़ लिया। उसके बाएं हाथ में लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड था और दाएं हाथ में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर। हवा में तैरते हुए उसके शरीर से शक्तिशाली गोल्डन ऑनरा निकल रही थी। वह अपनी शक्ति को एक जबरदस्त वार के लिए इकट्ठा कर रही थी। वह अभी शांत खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वह हमला करती, उसका प्रभाव अद्भुत होता। प्रिंसेस ऑफ द सी और उसकी बेटी ने इस बार अपनी रणनीति बदल दी। आइस सी से विशाल पानी की स्तंभ, वाटर पिलर्स, हवा में उठने लगे और हुओ यूहाओ तथा टंग वुटोंग की तरफ बढ़े। अल्टीमेट आइस सोल पावर उन पिलर्स को जमा सकता था,
लेकिन अंदर लगातार बहने वाले पानी का दबाव तुरंत जमी हुई बर्फ को उठाकर उन्हें मारने की कोशिश करता। उन्हें समुद्र में वापस गिरने का मौका ही नहीं मिल रहा था। प्रिंसेस ऑफ द सी एक 6 लाख साल से अधिक कल्टीवेट करने वाली शक्तिशाली सोल बीस्ट थी और विशाल समुद्र पर उसका राज था। उसने देख लिया था कि स्नो एम्प्रेस असल में इंसानों की ताकत पर निर्भर है। स्नो एम्प्रेस सोल स्किल्स और फैंसी एबिलिटीज के मामले में बराबरी कर सकती थी, लेकिन प्योर पावर में प्रिंसेस उससे कहीं आगे थी। इसलिए प्रिंसेस ने सिंपल तरीका चुना, पूरी ताकत से दबाव डालना। चाहे शरीर पर कितना भी असर पड़े, वह स्नो एम्प्रेस द्वारा नियंत्रित हुओ युहाओ को सीधी शक्ति से हराना चाहती थी। इसी के साथ प्रिंसेस ने अपना मेलोडियस सिंगिंग शुरू कर दिया और चारों ओर नीली रोशनी के छल्ले फैलने लगे। ये छल्ले हिलते हुए सीधे हुओ युहाओ और तांग वूतोंग की ओर बढ़े और इन्हें टालना लगभग नामुमकिन था। स्नो एम्प्रेस और तांग वूतोंग ने तुरंत अपनी हीरिंग बंद कर दी, लेकिन प्रिंसेस की आवाज असल में स्पिरिचुअल अटैक थी। सिर्फ सुनने की शक्ति बंद कर देना बेकार था। अगर हुओ युहाओ जाग रहा होता तो वह इसे रोकने का तरीका जानता, लेकिन स्नो एम्प्रेस सिर्फ हुओ युहाओ के एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकती थी, उसकी स्पिरिचुअल पावर को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। अगर स्काई ड्रीम आइसवर्म पूरी तरह फ्यूज न हुआ होता तो शायद स्नो एम्प्रेस स्पिरिचुअल पावर का कुछ हिस्सा संभाल पाती, लेकिन थ्री आइड गोल्डन लायंस स्कल ऑफ डेस्टिनी वो यूहाओ में फ्यूज होने के बाद अब वह उसकी स्पिरिचुअल पावर को छू भी नहीं सकती थी। प्रिंसेस की स्पिरिचुअल शक्ति बेहद भारी थी। उसकी सुपीरियर सोल पावर और लगातार स्पिरिचुअल शॉकवेव्स के कारण स्नो एम्प्रेस ठीक से अपने हमले नहीं कर पा रही थी। प्रिंसेस की शक्ति एक ह्यूमन अल्टीमेट दुलुओ के बराबर थी। हुओ यूहाओ और तैंग वूतोंग मार्शल सोल फ्यूजन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए स्पिरिट्स की मदद के बावजूद वे लड़ाई में पीछे पड़ते जा रहे थे। प्रिंसेस ने ठंडी नजर से उन्हें देखा, जो मोटी बर्फ की कई परतों से पीछे धकेले जा रहे थे। उसे पता था कि जीत अब करीब है। ये इंसान कितने भी शक्तिशाली हों, खासकर स्नो एम्प्रेस की मदद से, लेकिन प्रिंसेस की भारी शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। मेरी प्यारी बेटी, माँ तुम्हारा बदला लेगी। अगर तुम सच में भविष्य में मर गईं, तो मैं अनगिनत इंसानों की जान लेकर तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। स्नो एम्प्रेस ने दांत भींच लिए और अपनी पूरी ताकत लगाकर लगातार आने वाले हमलों को रोकने की कोशिश करने लगी। अगर आईसीआई वॉर गॉड्स आर्मर न होता तो वह कब की गिर चुकी होती। हो यूहाओ अभी टाइटल्ड डॉलवो भी नहीं था। उसके पास सोल कोर है, लेकिन वह स्पिरिचुअल टाइप सोल कोर था। इस कारण उसकी सोल स्किल्स बहुत सीमित थीं। उसके स्पिरिट्स की मदद भी उसकी मूल सोल पावर पर ही आधारित थी और यह सहारा भी सीमित था। अगर हुओ यूहाओ जाग रहा होता और तांग वूतोंग के साथ हाओदोंग पावर इस्तेमाल कर पाता तो शायद वह ज्यादा देर तक टिक जाता, लेकिन स्नो एम्प्रेस अब और ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती थी। आईसी वॉर गॉड्स आर्मर की बूस्ट भी उसे अल्टीमेट दुलुओ के स्तर तक नहीं पहुंचा पा रही थी। अब क्या करूं? क्या हम सच में यहीं खत्म होने वाले हैं? हुओ यूहाओ ने अभी अभी एक गॉड से संपर्क बनाया है। भविष्य में हमें आजाद कराने की उम्मीद पैदा हुई थी। मैं अभी कैसे हार मान लूं? तभी अचानक एक जोरदार मेटालिक आवाज गूंजी और तुरंत बाद एक तेज सुनहरी रोशनी हुओ यूहाओ के पास उभर आई। सोने जैसी चमकते इस प्रकाश ने तेजी से उठते बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को रोक दिया। समुद्री पानी कितना भी उन्हें ऊपर धकेलने की कोशिश करता, वे आइस ब्लॉक्स अपनी जगह से हिल नहीं पाए। यह क्या है? प्रिंसेस ऑफ द सी, स्नो एम्प्रेस और बाकी स्पिरिट्स, सबकी नजरें टैंग वूतोंग पर टिक गईं। हाँ, वह सुनहरी तेज रोशनी टैंग वूतोंग के शरीर से निकल रही थी। इस समय टैंग वूतोंग की आंखें बंद थीं और उसके पीछे से एक विशाल पर्पल गोल्ड सूर्य जैसा गोला बन रहा था। यह उसकी 8 सोल स्किल ड्रैगन डांस ऑफ द रेडिएंट सन थी। इस स्किल की भयंकर ऊर्जा इतनी कॉन्सेंट्रेटेड थी कि यह प्रिंसेस के हमले को रोकने के लिए लगातार दबाव बनाती जा रही थी। लेकिन स्नो एम्प्रेस और प्रिंसेस दोनों जानती थीं कि टांग वूतोंग इस सन को ज्यादा देर तक कायम नहीं रख सकती। आखिर यह एक सोल स्किल थी और सोल मास्टर्स अपनी स्किल्स को सीमित समय तक ही चलाते हैं। प्रिंसेस ने जब देखा कि टांग वूतोंग की सोल स्किल उसकी अंतिम कोशिश है, तो वह ठंडी हंसी हंसी। उसने अपनी आवाज में स्पिरिचुअल पावर और बढ़ा दी और उसका सिंगिंग और मधुर और घातक होता गया। लेकिन उसने अपनी ज्यादा शक्तिशाली सोल स्किल्स इस्तेमाल नहीं की। जितनी ताकतवर स्किल होती है, हमला खत्म होते ही उतनी ही बड़ी कमजोरी पीछे छोड़ती है। पहले हुओ यूहाओ उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल को न्यूट्रलाइज कर चुका था और उसे सील भी किया था। वह प्रिंसेस कभी नहीं भूली। इसलिए इस बार जब वह पूरी तरह हावी थी, तो उसने जोखिम नहीं उठाया।
वह जल्दी से जीतने की जल्दी में नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि सोल पावर के मामले में वह आसानी से हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग को पछाड़ देगी। स्नो एम्प्रेस ने गहरी सांस ली और आइस एम्प्रेस की ओर देखा। आइस एम्प्रेस ने हल्का सा सिर हिलाया और पीछे घूमकर हुओ यूहाओ के पास चली गई। स्नो एम्प्रेस की छवि हुओ यूहाओ के शरीर से बाहर आई और आइस एम्प्रेस से तुरंत फ्यूज हो गई। तेज आइस जेड रंग की रोशनी निकली और अचानक बेहद तेज हो गई। प्राइड ऑफ द आइस एंड स्नो एम्प्रेसेस, यह शायद उनका आखिरी मौका था पूरी ताकत से लड़ने का। उन्हें पता था कि जीत की संभावना बहुत कम है, लेकिन कोशिश किए बिना बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जो आगे हुआ उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। प्राइड ऑफ द आइस एंड स्नो एम्प्रेसेस एक विशाल प्रकाश स्तंभ में बदल गया और हवा में लटके मोटे आइस ब्लॉक को प्रिंसेस ऑफ द सी की तरफ धकेलने लगा। लेकिन उसी समय तंग वुतोंग ने अपनी ड्रैगन डांस ऑफ द रेडिएंट सन पीछे रोक ली और आइस और स्नो एम्प्रेसेस की अटैक में शामिल होने की बजाय उसे अपने करीब सिकोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अटैक करने का सबसे अच्छा मौका होते हुए भी हमला छोड़ दिया हो। पांचों स्पिरिट्स उसके इस फैसले से हैरान रह गईं। आखिर वह सोच क्या रही है? पर्पल गोल्डन सन की सुरक्षा में हवा में तैरती टैंग वुतोंग ने अपना दाहिना हाथ माथे पर रखा। उसी समय उसका नाइन्थ सोल रिंग चमक उठा। हुओ यूहाओ ने भी आज तक टैंग वुतोंग का निन्थ सोल स्किल नहीं देखा था। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन हुओ यूहाओ ने कभी उससे यह नहीं पूछा। सोल स्किल्स हर सोल मास्टर का सबसे बड़ा राज होता है। अगर तंग वुतोंग खुद न बताना चाहे तो हुओ यूहाओ उससे कभी नहीं पूछता था। लेकिन आज जब वे मौत के कगार पर थे, तांग वुतोंग ने पहली बार अपना ब्लड रेड नाइन्थ सोल रिंग एक्टिवेट किया। लाल रोशनी फैलने लगी और स्नो एम्प्रेस तथा आइस एम्प्रेस तुरंत समझ गईं कि टांग वुतोंग क्या करने वाली है। उसने ड्रैगन डांस ऑफ द रेडिएंट सन को प्रिंसेस पर अटैक करने के लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि खुद को बचाने और अपना नाइन्थ सोल स्किल चार्ज करने के लिए टाइम बनाया था। और इस स्किल को एक्टिवेट होने में लंबा समय लगता था। प्रिंसेस ऑफ द सी का दिल अचानक तेज धड़कने लगा और उसे एक अजीब सा भय महसूस हुआ। वह जो देख रही थी उससे वह चौंक गई। उसने तुरंत सोल पावर बचाने की परवाह छोड़ दी। उसकी आंखें गोल्डन हो गईं, उसकी विशाल फिश टेल लहराई और उसके पीछे एक गोल्डन इमेज उभरी जो बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।